नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू में क्या है पासिंग क्राइटेरिया, इस पर आपने प्रोफेसर अजय अरोड़ा को सुना, जो कि OSD एग्ज़ाम है दिल्ली विश्वविद्यालय के। और उसके बाद आपके जो है बहुत से सवाल आए, पासिंग क्राइटेरिया को लेकर भी आए हैं और UFM की केसेस को भी लेके आए हैं, और साथ में ये भी आए हैं कि भयंकर गर्मी पड़ रही है तो जो है वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने चाहिए। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं जो है वो प्रोफेसर अरोड़ा के पास, और आइए जानते हैं कि विश्वविद्यालय का रुख अब क्या है। नमस्कार, धन्यवाद मनमोहन जी। मैं आपके किसी प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले मैं सभी विद्यार्थियों को और स्पेशली जो हमारी बच्चियां हैं, बिटियां हैं, उनके लिए, आजकल की यंग जनरेशन थोड़ा खाने में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, और जब वो एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के प्रेशर से या टेंशन से वो नॉर्मल अपना ब्रेकफास्ट या खाना नहीं खाते। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हालात में कॉफ़ी चाय का सेवन ज़्यादा करते हैं और जो खाना है उसको कम खाते हैं। तो इस पर्टिकुलर सीज़न में मेरी हर बच्चे से रिक्वेस्ट है कि वो संतुलित खाना ज़रूर खाएं एग्ज़ाम से पहले, और अपने साथ में एक पानी की बोतल ज़रूर लेके जाएं। और वैसे तो हर सेंटर में पानी की व्यवस्था है, लेकिन वो मैंने ये पाया है कि बहुत सारी पर्टिकुलरली गर्ल्स जो हैं वो कोई ब्रेकफास्ट किए बिना सेंटर में जाती हैं और वो थोड़ा सा अपने आप को लो फील करती हैं। बीपी भी कई बार उनका लो हो जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ कम खाया होता है। और इसलिए मेरी आपके माध्यम से हर उस विद्यार्थी से ये रिक्वेस्ट है कि हल्का खा के कुछ जाएं। एग्ज़ाम की टेंशन एग्ज़ाम के रूप में लें, उससे ज़्यादा टेंशन अपने पे ना लें। आपने मेहनत की है और जो मेहनत की है वो आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में आपको उसका पूरा परफॉर्मेंस के रूप में उसको उपहार रूप वो मिलेगा। वो आपकी अपनी मेहनत है। अगर आप टेंशन में आएंगे और आपकी हेल्थ डाउन जाएगी तो आपकी परफॉर्मेंस उस वजह से कम हो सकती है। कृपया करके आप कुछ हल्का खाना ज़रूर खा के जाएं। चाय कॉफ़ी का अगर सेवन कम करें और तरल पदार्थ का सेवन थोड़ा ज़्यादा करें। आप तो यंग हैं, मीठा पानी पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, आप उनमें साथ भी ले जा सकते हैं। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोमिनेंट साउथ कैंपस के डीप साउथ में एक महिला कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्पेशल प्रोविज़न किया हुआ है। वो हर क्लासरूम में जहाँ उनके बच्चे अपीयर होते हैं वहाँ पे जूसेस, OR सोल्यूशन इस तरह के रखे हैं। आप भी कर सकते हैं, आप भी ले जा सकते हैं। अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल करिए। अगर हम कुछ लोगों ने कहा कि गर्मी बड़ी है, इसको आगे बढ़ा दिया जाए। अगर एग्ज़ाम को हम आगे बढ़ाएंगे तो रिज़ल्ट हमारे लेट हो जाएंगे और नेक्स्ट एकेडमिक सेशन और लेट हो जाएगा। उसकी वजह से 2025 में और इससे आगे चला जाएगा सेशन। तो मान सकता हूँ कि सिचुएशन थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन हमें सबको फेस करना है, तो उसको प्रिकॉशन लेके से फेस करिए ताकि आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो। अब जो आपका आज का मेन क्वेश्चन है वो है UFM। UFM का मतलब होता है अनफेयर मीन केसेस। आपके माध्यम से मुझे बहुत सारी बातें पता लगी, तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक डिटेल नोट बनाया है जो 1 या 2 दिन में हम हर प्रिंसिपल को भेजने वाले हैं, हर हेड को भेजने वाले हैं। और अगर हो सकेगा तो वो हम नोट हर शिक्षक को भी भेजेंगे ताकि उनको भी पता हो कि ऐसी स्थिति में जहाँ UFM है या होने की संभावना है उसको कैसे डील करना है। और कोशिश ये भी रहेगी कि हर विद्यार्थी के जो हमारे स्मर्थ पोर्टल पे है, जिनकी ईमेल हमारे पास है, और हम कोशिश करेंगे SOL के पास भी अगर कोई सिस्टम होगा तो ये इन्फॉर्मेशन हर उस विद्यार्थी को दे दी जाए। अब आते हैं UFM का मतलब है कि आप एग्ज़ाम में कोई ऐसी चीज़ अपने साथ लेके गए हैं जो एग्ज़ाम में आपको लेके नहीं जानी चाहिए। ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होता, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स अदर student who are appearing in the exam, your behavior towards invigilator, your behavior towards superintendent or other staff involved in the examination, and sometime with the flying squad जो आपके कॉलेजेस में या सेंटर में विज़िट करती है UFM को रोकने के लिए। और
ये देखती है कि एग्ज़ाम्स नॉर्मल तरीके से हो रहे हैं और हर बच्चा या कोई भी बच्चा इस तरह का कोई अनफेयर मीन केस यूज़ नहीं कर रहा। कृपया करके आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, चाहे वो स्मार्ट ईयरफोन हो या और भी कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आप कृपया करके अपने एग्ज़ाम वाले दिन अपने पास मत रखें। दूसरा, कोई भी कागज़ जिस पे कुछ लिखा हो वो आपके सब्जेक्ट से मिलता है नहीं मिलता, उसको भी ना अपने साथ लेके जाएं। आपके पास सिर्फ एक एडमिट कार्ड होना चाहिए। उस एडमिट कार्ड पे भी आपका कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ना लिखी हो ना छुपी हुई हो। आजकल के बच्चे इंफॉर्मेशन छुपा के भी लेके जाते हैं, वो भी आपके अगेंस्ट मानी जाएगी और वो भी यूएफएम की कैटेगरी में होगा। आपका फोटोग्राफ और आप दोनों एक ही व्यक्ति होने चाहिए। ये ना हो मेरे शक्ल से मिलता जुलता या मैं किसी तरीके से फ़ोटो को टेम्पर करके अपने किसी जानने वाले को अपनी जगह पे एग्ज़ाम देने भेजूं। उस केस में यूएफएम तो बनेगा ही, क्रिमिनल केस भी बनेगा। आपके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च भी हो जाएगी और आपका भविष्य शायद अंधकार में हो जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, आपने मेहनत की है। अगर आपने मेहनत की है और जो एग्ज़ाम है वो वही है जो आपको पढ़ाया गया, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का उस कोर्स का सिलेबस है, उसी में से सामान्य क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपकी मेहनत वो आपके मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप पे विश्वास रखिए और अपनी मेहनत से अपने एग्ज़ाम को अपीयर करिए। कोई भी ऐसी चीज़ का यूज़ मत करिए। जब आप किसी स्थान पे बैठते हैं जहाँ पे आपको अलॉटेड सीट है, आप उसी अलॉटेड सीट पे बैठिए। अगर आप किसी दूसरी जगह बैठे हैं, वो भी यूएफएम है। अगर यूएफएम नहीं है और आप गलत बैठ गए हैं तो आपको रिज़ल्ट में उसकी प्रॉब्लम होगी। मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपकी हर सीट पे एक हमारा नंबर होता है और वो नंबर आपका मिसमैच हो जाता है, जो बाद में रिज़ल्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब कई बार होता क्या है कि हम लेट पहुँचे तो हमें पता ही नहीं लगा, हम पिछली बार 20 नंबर कमरे में बैठे थे, हम वहीं चले गए। हो सकता है कि इस बार आपका रूम बदल गया हो। सुबह घर से जल्दी निकलिए, एग्जामिनेशन सेंटर पे समय से पहले पहुंच जाइए। ये देख लीजिए कि आपका कौन सा कमरा अलॉट हुआ है और सामान्य रूप से आप अपने कमरे में जाइए और एग्ज़ाम में अपीयर हुए। जिस स्थान पे आपको मिला है देख लीजिए उसमें कोई कागज़ किसी का पहले से तो नहीं पड़ा हुआ। तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह पे भी कोई ऐसा मटेरियल नहीं होना चाहिए जो आपको यूएफएम की कैटेगरी की तरफ ले जाए और आपसे इसका नुकसान हो। सवाल सर मैक्सिमम पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि जैसे हो सकता है उनका बच्चा यूएफएम केसेस में पकड़ा गया हो, कि अगर मान लिया कोई बच्चा ऐसे पकड़ा जाता है तो उसके क्या अधिकार हैं, क्या कहीं वो अपील कर सकता है? देखिए, बहुत सिंपल सा आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। अधिकार, जब कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि ये लगता है कि यूएफएम है, उस वक्त सिचुएशन ये नहीं है कि आपका यूएफएम ही है। इन्विजिलेटर, सुपरिटेंडेंट या कोई और एग्ज़ाम से रिलेटेड कर्मचारी या हमारी फ्लाइंग स्क्वाड को ऐसा प्रतीत होता है कि ये बच्चा यूएफएम की कोशिश कर रहा है, तो आपसे सबसे पहले जो आपने मटेरियल आपके पास मिलता है, चाहे वो रिटन मटेरियल हो, चाहे फ़ोटोकॉपी हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फॉर्म में हो या किसी और तरीके से हो, वो आपसे ले लिया जाता है और आपसे सामान्य रूप से पूछा जाता है अगर आपके पास कोई और कागज़ है वो भी आप दे दीजिए और आपकी वो आंसर स्क्रिप्ट ले ली जाती है। उसके बाद में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या आप अपनी कोई स्टेटमेंट इसके लिए रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ये आपका अधिकार है कि आप अपनी स्टेटमेंट दें या ना दें, आपको कोई फोर्स नहीं किया जा सकता। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है क्या आप एक नई कॉपी लेना चाहते हैं। अगर आप हाँ करते हैं तो आपको एक नई कॉपी दे दी जाती है। उसके ऊपर हम लिख देते हैं कॉपी नंबर 2 और फिर जो मटेरियल आपसे मिला है अब वो रिलेटेड है नहीं रिलेटेड है
और आपकी दोनों कापियाँ दिल्ली विश्वविद्यालय को भेज दी जाती हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में इसके तहत एक कमेटी है जो उसका मूल्यांकन करती है और ये पाती है कि आपके पास जो मटेरियल है क्या वो यूएफएम में आएगा या नहीं आएगा और उसके तहत आप पे कार्रवाई होनी है या नहीं होनी है। अगर कार्रवाई नहीं होनी है तो वहाँ केस ख़त्म हो जाता है और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है और आपकी कॉपियाँ दोनों चेक कर दी जाती हैं। अगर ये पाया जाता है कि जो आपके पास मटेरियल मिला या कुछ और सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं और अगर आप पे यूएफएम बना है तो आपको क्या सज़ा मिली है वो आपको इन्फॉर्म की जाती है थ्रू ईमेल। तो आपके पास जब वो सज़ा की इंफॉर्मेशन आ जाती है तो फिर आपके पास एक राइट है कि आप उस सज़ा के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं और उस अपील के तहत आपको एक पर्टिकुलर दिन उस कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होना होता है और अपनी बात को वहाँ रखना होता है और समझाना होता है और उसके बेसिस पे वो कमेटी डिसीज़न लेती है और वो डिसीज़न सामान्य अंतिम डिसीज़न होता है। उसमें आपकी सज़ा कम भी हो सकती है, ख़त्म भी हो सकती है और सेम भी रह सकती है और कभी कभी सर्कमस्टांसेस में वो बढ़ भी सकती है। मतलब सर सामान्य रूप से क्या क्या सज़ा मिल सकती है सर? देखिए सज़ा जो है वो हम उसको कहते हैं क्लॉज ए। क्लॉज ए में ये मान के चलिए कि सज़ा ये होती है कि जिस पेपर में आपका यूएफएम बना वो पेपर आपका कैंसिल हो जाता है और फिर नेक्स्ट साइकिल में वो आपको पेपर देना पड़ता है। उसके बाद क्लॉज बी आती है। तो जो आपने उस टर्म में यानी कि उस एग्ज़ाम के सीज़न में जितने पेपर दिए हैं उस सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं और आपको नेक्स्ट साइकिल में वो दोबारा देने पड़ते हैं सारे पेपर। उसके बाद क्लॉज सी आती है जो बी और सी में थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपको 1 साल तक कोई एग्ज़ाम देने की परमिशन नहीं मिलती। उसके बाद क्लास डी है जिसमें 2 साल और उसके बाद में 3 साल और असामान्य रूप में स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि कमेटी आपको डिबार कर दे फॉर गेटिंग एनी डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बाकी सर उसके पास ये रहेगा कि वो किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकता है? देखिए किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में कर सकता है नहीं कर सकता वो तो उसकी अपनी इच्छा है। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको डीबार कर सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकती है। और सर जैसे मान लिया कि मोबाइल के केसेस से पकड़े जा रहे हैं जैसा कि विश्वविद्यालय सूत्र बता रहे हैं तो ऐसे केसेस में तो फिर क्रिमिनल केस भी बन जाता है? नहीं देखिए फ़ोन रखना क्रिमिनल केस नहीं है। क्रिमिनल केस तभी बनता है जब कोई आप क्राइम करें। आपके पास किसी का चोरी का फ़ोन है तो वो क्राइम है। आप अपना फ़ोन ले आए उसमें क्योंकि फ़ोन के दिन में आज के दिन में आप कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से पा सकते हैं तो वो यूएफएम की कैटेगरी में आता है। क्राइम तब होता है कि राम कुमार की जगह पे श्याम कुमार एग्ज़ाम दे रहा है तो राम कुमार ने भी क्राइम किया और श्याम ने भी क्राइम किया। इसको इम्पर्सनेशन कहते हैं। इस तरह का काम है। आपने किसी से लड़ाई लड़ ली ठीक है और किसी दूसरे विद्यार्थी से या किसी कर्मचारी से तो अगर स्थिति ऐसी हो गई कि आपको सेंटर ने या कॉलेज ने आपके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करा दी तो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत जो इंक्वायरी होगी वो फिर आपको फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि आपने मेहनत की है और जो मेहनत की है उसी से ही आपको पूछा जा रहा है। आपके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। वही क्वेश्चन पेपर आएगा जैसे गत वर्ष में आता रहा है और जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है जो सिलेबस पढ़ा है उसी से ही आता है। मान लीजिए किसी पेपर में आपको लगता है क्वेश्चन गलत है आप वहाँ पे अपने इन्विजिलेटर को बता सकते हैं और वो क्लैरिफिकेशन विश्वविद्यालय के कंट्रोल रूम से ले लेते हैं और वो करेक्शन कभी कभी हो सकता है वो हम नोटिफाई करा देते हैं। तो आपको किसी भी हालत में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ गलत लग रही है पेपर में तो आप अपने वहाँ पे बोल दीजिए और उसके जब हमें पता लगता है तो और पाते हैं कि बच्चे की जो कंप्लेंट है वो जेन्युइन है तो उसके तहत हम रेलेवेंट पोर्शन का रीएनालिसिस करके और बच्चों की फेवर में हम डिसीज़न लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनकी बातें नहीं समझते हैं।
सर यूएफएम से जुड़ा हुआ है आज का लास्ट सवाल है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने पूछा है कि अगर कोई बच्चा उनका या वो खुद जो है वो यूएफएम केस में पकड़े जाते हैं तो क्या जो मार्कशीट उनकी होगी हाँ उस पर कहीं कोई इंडिकेशन बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल होगा। उनकी मार्कशीट पे यूएफएम आएगा। अगर हाँ उनकी मार्कशीट और उस कमेटी ने ये पाया कि वो यूएफएम नहीं बनता तो उनको नई मार्कशीट मिल जाएगी जिस पे यूएफएम नहीं होगा। अगर वो यूएफएम उनका है तो उनकी वो सज़ा उस मार्कशीट पे ज़रूर रिफ्लेक्ट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके बारे में इतनी जानकारी देने के लिए और उम्मीद की जाती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है वो एक परीक्षाओं में छात्र जो है वो चीटिंग से बचेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।